नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में। आज हम आपके सामने एक और सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसका संबंध एक परिवार से होता है और उस परिवार का विक्टिम होता है नवीन। तो जानते हैं नवीन के साथ किस तरह से क्या क्या घटनाएं घटती हैं और उस घटना के पीछे क्या कारण होता है और उस कारण की वजह से उसे कितने दर्द और कितनी भयानक तस्वीरों से गुजरना पड़ता है, ये आज हम इस हॉरर पॉडकास्ट में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं अपने। तो मैंने बताया ही है, यह कहानी नवीन की है जो पेशे से इंजीनियर होता है। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम राहुल होता है। नवीन की अभी हाल में एक जॉब लगी होती है और उस जॉब में उसे अच्छी खासी मंथली इनकम भी होती है। उसके पिताजी पेशे से एक किसान होते हैं। नवीन जॉब की वजह से अपने घर से दूर एक छोटे से कस्बे में रहता है। नवीन के माता पिता हर रात नवीन को दिन में एक बार जरूर फ़ोन किया करते थे, लेकिन एक समय की बात है जब उसकी माँ रात में फ़ोन करती है तो पहले तो उसका फ़ोन एक रिंग में नहीं उठता है, लेकिन उसकी माँ जब दूसरी बार फ़ोन करती हैं तो इस बार फ़ोन उठ जाता है और कुछ सेकंड तक फ़ोन पर जवाब नहीं आता है। लेकिन कुछ देर बाद फोन कट जाता है। नवीन की माँ थोड़ा चिंतित होकर तीसरी बार फोन करती हैं और हेलो हेलो ही किए जा रही होती हैं और कहती हैं, बेटा तू बोल क्यों नहीं रहा है। और थोड़ी ही देर में फोन से नवीन की माँ को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ नवीन की नहीं होती है। उस आवाज़ में किसी के मरवनाने की आवाज़ आती है, मानो कोई कुछ बक रहा हो, लेकिन वह साफ नहीं होता है। उसकी माँ ने सोचा हो सकता है यह नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इसलिए उन्होंने फ़ोन काट दिया और अब वह एक बार फिर फ़ोन लगाती हैं। तो इस बार नवीन का फ़ोन तो उठ जाता है और उसकी माँ उससे पूछती हैं, तुम्हारा फ़ोन लग क्यों नहीं रहा था। नवीन पहले कुछ कहता, इससे पहले अपनी माँ को प्रणाम कहता है और हाल चाल पूछता है। यह सब होने के बाद नवीन की माँ नवीन से पूछती है, क्या इससे पहले तुम्हारा फ़ोन किसी ने उठाया था क्या। तो नवीन आश्चर्यचकित होकर पूछता है, क्या आपने इससे पहले भी फ़ोन लगाया था। आपका फ़ोन तो अभी पहली बार ही आया है मेरे पे। फिर वह दोनों इन सब बातों को भूलकर कुछ और बातें करने लगते हैं और सब बातें होने के बाद नवीन की माँ फ़ोन रख देती है। अगली रात को नवीन की माँ एक बार फिर फ़ोन रात को नवीन के पास मिलाती है और फ़ोन की घंटी कुछ देर तक ऐसे ही बजती रहती है। फिर फ़ोन रिसीव हो जाता है, लेकिन पिछली रात की ही तरह इस बार भी फ़ोन से किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही होती है, बल्कि कोई तेजी तेजी से मानो सांस ले रहा हो। ऐसी आवाज़ें आ रही थी और उसकी सांसें लेना इतना भयानक लग रहा होता है कि नवीन की माँ को इसका एहसास पूरी तरीके से हो रहा होता है। और नवीन की माँ तेजी से कहती है, बेटा बेटा हेलो हेलो। फिर कुछ देर बाद फ़ोन की दूसरी तरफ से
फिर वही एक भयानक आवाज़ आती है और इस बार वह आवाज़ एकदम साफ सुनाई दे रही होती है और कोई उधर से कह रहा होता है, क्यों री बार बार फ़ोन क्यों कर रही होती है, तुझे और कोई काम नहीं है। और इतना कहते ही फ़ोन कट हो जाता है। इसके बाद नबीन की माँ दोबारा जल्दी से फ़ोन लगाती है, लेकिन अब वह फ़ोन नहीं उठता है। इतना होने के बाद नबीन की माँ नबीन के पिता से इन सब सारी घटनाओं का जिक्र करती है। अब परिवार के सभी सदस्य नबीन को लेकर चिंतित हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन लोगों के पास सिर्फ नबीन का ही नंबर होता है और वहाँ के आसपास के किसी भी व्यक्ति का नंबर उन लोगों के पास नहीं होता है, जिससे वह उन दूसरे के पास फ़ोन मिलाकर नबीन का हाल चाल जान सके। आखिरकार उन लोगों ने रात में ही नबीन के पास जाने का निश्चय किया, लेकिन नबीन जहाँ रहता था वहाँ जाने के लिए पूरे 7 घंटे लगते थे। इसलिए उन लोगों को वहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह के 8 बज जाते हैं। जब वह नबीन के कमरे में के पास खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाते हैं तो नबीन दरवाजे को खोलता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उसके आंखों के नीचे काले धब्बे हुए होते हैं और शरीर भी बहुत दुबला पतला हो गया था, मानो वह कब से कुछ खाया ना हो। कुछ सेकंडों के अंदर ही वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके माता पिता उसको पास के ही एक अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर वहां कुछ घंटे एडमिट होने के बाद डॉक्टर फिर उसे कुछ दवाइयां लिखकर रेफर कर देता है। अब उसके माता पिता नबीन को लेकर अपने घर चले आते हैं। उन लोगों को पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। परिवार के सभी सदस्य थकान की वजह से खाना पीना खाकर जल्दी ही सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में नबीन के छोटे भाई यानी रोहित को नींद खुल जाती है, क्योंकि उसे बड़ी जोरों की प्यास लग जाती है। वह पानी पीने के लिए किचन में जाता है और किचन का दरवाज़ा खोलकर वह पानी की बोतल निकालकर ज्यों ही सिर के ऊपर से करके पानी पीने के लिए बोतल उठाता है, वह अपने सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाता है। वह किचन की खिड़की से देखता है कि उसका बड़ा भाई नबीन लॉन में लगे हुए झूले पर बैठा हुआ तेजी तेजी से झूला झूल रहा होता है। साथ ही वह अपने सिर को झुकाकर कुछ अजीब सा मरमरा रहा होता है और उसकी आवाज़ में बहुत भारीपन होता है। जब रोहित खिड़की के और करीब जाकर नबीन को देख रहा होता है, तभी नबीन तेजी से अपने सिर को रोहित की तरफ घुमाता है। रोहित देखता है नबीन की आंखें एकदम लाल लाल चमक रही होती हैं और वह बहुत भयानक लग रही होती हैं। वह तेजी से अपने माँ के कमरे की ओर बढ़ता है और अपनी माँ को जगाता है। उसकी माँ पूछती हैं, क्या हुआ रोहित, घबराए हुए क्यों हो तुम इतना? और वह घबराहट के मारे सिर्फ माँ माँ माँ, नबीन भैया लॉन में, इतने ही शब्द उसके मुंह से निकल पाते हैं। और वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर किचन की दूसरी ओर से खिड़की के पास ले जाता है और कहता है, माँ लॉन में देखिए। जब उसकी माँ लॉन में देखती हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। उसकी माँ यानी रोहित को डांटते हुए कहती हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। रोहित एक बार फिर खिड़की से देखता है तो वास्तव में वहाँ कोई नहीं होता है। तो वह नबीन के कमरे की ओर दौड़ता हुआ जाता है और वहाँ देखता है कि उसका बड़ा भाई भी आराम से सो रहा होता है। अब उसकी माँ रोहित को डांटते हुए सोने के लिए उसे भेज देती हैं और खुद भी सोने के लिए चली जाती हैं। सुबह होने पर नबीन की माँ नबीन के कमरे की ओर जाती हैं और कमरे का दरवाज़ा खटखटाती हैं।
और कई बार नबीन का नाम लेकर आवाज़ भी देती है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। सब परिवार के अब सभी सदस्य नबीन के कमरे के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं और तेजी तेजी से उसे पुकारते हैं। तभी नबीन के कमरे से किसी सामान के तेजी से टूटने की आवाज़ आती है, मानो किसी ने कोई सामान या गुलदस्ता दरवाजे पर फेंक कर मारा हो। और एक भयानक सी आवाज़ आती है, चले जाओ यहाँ से, तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ, मुझे किसी से नहीं मिलना है। यह आवाज़ सुनकर परिवार के सभी सदस्य सहम जाते हैं और उनको लगता है कि नबीन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए वह लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं और देखते हैं नबीन एक कोने में बैठा हुआ है और अजीब सी झूम झूम कर इधर उधर घूम भी रहा होता है अपनी गर्दनों को। जब उसका छोटा भाई उसके हाथ को पकड़ता है तो वह तेजी से अपने भाई के हाथ को झटक देता है। फिर सब लोग उसके हाथ पैर को बांधकर मानसिक रोग के डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद कुछ दवाइयाँ लिख देता है और फिर उसे वापस घर के लिए भेज देता है। इस प्रकार नबीन की कई दिनों तक दवाइयाँ चली, लेकिन वह ठीक नहीं होता है। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही होती है। एक दिन नबीन की माँ शाम को किचन में खाना बना रही होती हैं। तभी उनको अजीब सा एहसास होता है, मानो उनके पीछे कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो कुर्सी पर एक अजीब सी आकृति बैठी हुई होती है, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल जमीन तक छू रहे होते हैं और अजीब सी आवाज़ कर रहा होता है। यह देखकर नबीन की माँ बहुत तेजी से चीखती हैं। परिवार के सब सदस्य किचन की ओर पहुंचते हैं, तब तक वह साया खिड़की से पार हो जाता है और यह सब देखकर उसकी माँ वहीं बेहोश हो जाती है। अब इस तरह की ढेर सारी घटनाएं घर में घटने लगती हैं, मानो वह साया अब परिवार को अपनी भी मौजूदगी का एहसास कराने लगा हो। परिवार के सदस्य अब इस सब बात को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। उनको यह एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि कोई अनजानी शक्ति या आत्मा का खेल है। नबीन की माँ इस बात का जिक्र अब अपने बड़े भाई से करती हैं और घर में हो रही सभी घटनाओं को विस्तार से बताती है। अगली सुबह नबीन की माँ का भाई एक तांत्रिक के साथ उसके घर पहुंच जाता है। जब तांत्रिक घर के गेट के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि छत पर एक भयानक साया इधर उधर तेजी से घूम रहा होता है। जब वह तांत्रिक को देखता है तो वह उसे घूरने लगता है। यह देखकर तांत्रिक समझ जाता है और अब वह घर के अंदर चला जाता है। वह परिवार के किसी सदस्य से बिना बात किए ही नबीन के घर के कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है। नबीन के परिवार यह सब देखकर चौंक जाते हैं कि इस तांत्रिक को नबीन का कमरा कैसे पता चला। और कुछ ही देर में कमरे का दरवाज़ा तेजी तेजी से आवाज़ करने लगा हो, मानो उस दरवाजे को पकड़कर कोई तेजी तेजी से हिला रहा हो। ऐसा होने पर उस तांत्रिक ने अपने हाथ को दूसरे दरवाजे पर रख देता है और आंखें बंद करके मन ही मन में कुछ बुदबुदाता है और कुछ ही समय में वह दरवाज़ा शांत हो जाता है। अब उसने अपने झोले से एक घास की बनी गुड़िया को निकालता है और रोहित से एक जार में पानी भरकर लाने को कहता है। रोहित तुरंत दौड़कर एक शीशे के जार में पानी भरकर उस तांत्रिक के सामने लाकर रख देता है। उस तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करके कुछ मन ही मन पढ़ा और उस गुड़िया को उसे पानी में भरे
जार में डुबो देता है। देखते ही देखते वह गुड़िया तेजी से उस जार में घूमने लगती है, मानो उस गुड़िया को कोई अपने हाथ से बहुत तेजी से घुमा रहा हो। गुड़िया के कुछ ही देर में घूमना बंद हो जाता है और पानी का रंग बिल्कुल काला पड़ जाता है। यह देखकर उस तांत्रिक के चेहरे पर थोड़ी सिकन आती है और वह रोहित की माँ से कहता है, माताजी, आपके बेटे को एक शैतान ने जकड़ लिया है। तो उसकी माँ ने तांत्रिक से पूछा नवीन की माँ ने तांत्रिक से पूछा, मेरे बेटे को इसने क्यों पकड़ रखा है? एक बार फिर वह तांत्रिक अपनी आंखों को बंद करता है और कुछ देर तक बोलता नहीं है और आंखें खोलने के बाद वह कहता है, आपका बेटा जहाँ काम करता है वहाँ के एक व्यक्ति ने इसकी आत्मा का सौदा एक शैतान से कर दिया है, क्योंकि वह आपके बेटे की तरक्की से जल रहा होता है। इसलिए उसने नवीन के खाने में कुछ ऐसा मिला दिया जिससे नवीन की आत्मा उस शैतान के वश में हो गई है और ऐसे शैतान शरीर से बाहर कभी नहीं निकल पाते हैं। यूँ समझिए इनको निकालना नामुमकिन होता है। अगर कोशिश की जाएगी तो हो सकता है वह शैतान आपके बेटे को अपाहिज कर दे या मार ही डाले, या हो भी सकता है या कि वह उस व्यक्ति को जीवन भर के लिए घुट घुट के ऐसे ही मारता रहे, या ये भी हो सकता है उसकी मदद करने वाले को वह शैतान ही मार डाले। तो किसी भी सूरत में वह शैतान खाली हाथ नहीं जाने वाला है। उसकी माँ उस तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, किसी भी तरीके से मेरे बेटे को बचा लीजिए। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती हैं। तांत्रिक रोहित की माँ को दिलासा देते हुए कहता है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। अब वह तांत्रिक रोहित और नवीन के कमरे के सामने ही बैठ जाता है और उसने एक गुड़िया को निकाला जो पानी में डूबी हुई होती है। अब वह उस गुड़िया को उस कमरे के दरवाजे पर अपने हाथ से सटा देता है। पहले वह उस गुड़िया के दाहिने हाथ पर एक कील काटता है। जैसे ही वह कील अंदर घुस जाती है तभी अंदर से एक अजीब सी चीख बाहर आती है और कुछ ही देर में उस तांत्रिक ने गुड़िया के बाएं हाथ पर भी एक कील काट देती है। अब वह जो चीखें होती हैं घर के अंदर से, वह और तेजी से आने लगती हैं, मानो अंदर जो भी कोई हो उसे बहुत तकलीफ हो रही हो इन सब चीज़ों से। जब वह तांत्रिक तीसरी कील हाथ में लेकर उस गुड़िया के सर पर मारने वाला होता है, तभी अंदर से एक आवाज़ आती है और वह आवाज़ बहुत ही भयानक होती है, जिसको सुनकर परिवार के सभी सदस्यों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह शैतान अंदर से कहता है, रुक जा तांत्रिक, ऐसा मत कर, मैं तुझे और तेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वह ऐसा कहकर एक भयानक हंसी हंसने लगता है। तांत्रिक ने यह सुनकर कुछ भी नहीं कहा और पुनः अपने झोले से एक मरी हुई चिड़िया को निकालता है और उसने उस चिड़िया को उसी कमरे के सामने फर्श पर रख देता है। ऐसा कहते ही अंदर से एक आवाज़ आती है और वह आवाज़ फिर से कहती है, तू मरकर ही मारेगा तांत्रिक। अब पूरे घर का माहौल बदल चुका होता है, मानो वह आत्मा पूरे घर में इधर उधर तहस नहस मचा देगी। और कुछ ही देर में उस तांत्रिक ने तीसरी कील भी उस गुड़िया के सिर में हथौड़े से काट देता है। ऐसा करते ही फर्श पर रखी हुई मरी चिड़िया तड़पने लगती है, जिसको देखकर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वह पहले से ही मरी हुई थी। अब वह जीवित कैसे हो सकती है। जैसे ही चिड़िया हिलना डुलना शुरू करती है,
तांत्रिक तेजी से उस चिड़िया को अपने हाथ में उठाता है और उसकी गर्दन को ऐंठ कर एक शीशे के जार में बंद कर देता है। ऐसा इसलिए वह करता है क्योंकि तांत्रिक ने उस शैतान को उस चिड़िया में कैद कर दिया होता है। अब कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। नबीन कमरे के फर्श पे बेहोश पड़ा हुआ होता है। नबीन की माँ उस तांत्रिक का बहुत ही शुक्रिया अदा करती है। तांत्रिक नबीन के पास जाता है और उसके हाथ में एक रक्षा कवच बांध देता है और कहता है, यह रक्षा कवच कुछ दिन तक ऐसे ही रहने देना। और ऐसा कहकर वह तांत्रिक उस जार को ले जाकर एक घर के बाहर एक बड़े से गड्ढे में गाड़ देता है। इसके बाद किसी को नहीं पता होता है कि वह तांत्रिक कहाँ गया और इस तरह नबीन की जान बच जाती है। तो ये थी कहानी बदले की भावना की और शैतान के साथ एक सौदे की, जिसका परिणाम एक मासूम इंसान को भुगतना पड़ता है। ये घटनाएं हमारे समाज में आज भी चलती हैं। लोग जलन के मारे किसी न किसी का अहित करने के लिए ऐसे जादू टोने टोटके और शैतान के साथ सौदा करने की काली तांत्रिक विद्याओं का सहारा लेते हैं। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? अगर आप लोग के सामने भी कई ऐसी घटनाएं घटी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी कहानी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस कहानी को अपने पॉडकास्ट चैनल पे ज़रूर टेलीकास्ट करूँगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।